How are you? I hope that you are well. Today we are going to discuss most important current affairs 2023 on 30 मार्च 2023। आज हम लोग 30 मार्च का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। एमसीक्यू के रूप में चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एनपीसीआई ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके किए गए मर्चेंट यूपीआई लेन देन पर कितने प्रतिशत तक का इंटरचेंज चार्ज लगाया है। तो हम जान रहे हैं कि यूपीआई जो एनपीसीआई के द्वारा प्रीपेड भुगतान के लिए मर्चेंट पर 1.1% चार्ज लगाया है, इंटरचेंज चार्ज लगाया है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि एनपीसीआई ने 1 अप्रैल से प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके किए गए मर्चेंट यूपीआई लेन देन पर 1.1% तक का इंटरचेंज चार्ज पेश किया है, लगाएगा। यह केवल व्यापारियों, बड़े व्यापारियों और छोटे व्यापारियों के लिए किए गए हैं, ठीक है। ये हम लोगों के लिए नहीं है। जो व्यापारी हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनके लिए यूपीआई के तहत 1.1%, ठीक है, इंटरचार्ज लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि यह ऑनलाइन व्यापारियों जैसे बड़े व्यापारी हुए, छोटे व्यापारियों के किए गए 2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर लगाया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यापारी हैं, अगर 2000 से अधिक का वो ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उनको 1.1% चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाते में यूपीआई भुगतान या समान यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि अगर हम अपने यूपीआई से दूसरे यूपीआई में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और हम मर्चेंट्स या ट्रेडर्स या व्यापारी नहीं हैं, तो हमको उसमें यूपीआई को 1.1% चार्ज नहीं देना पड़ेगा। केवल किसको देना पड़ेगा? मर्चेंट्स को देना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि पीपीआई फीस चार्ज क्या होती है। तो पीपीआई फीस एक तरह का चार्ज है जो मर्चेंट के लेन देन पर वसूला जाएगा। इसका मतलब है कि पीपीआई यानी वॉलेट, क्रेडिट कार्ड आदि से यूपीआई पेमेंट करने पर 1.1% इंटरचार्ज लगेगा। इससे लेन देन की लागत में वसूलने में मदद मिलेगी। यानी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अब लग रहा है यूपीआई से अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं तो आम लोगों को उनको चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मर्चेंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए लागू किया गया है, ठीक है। एनपीसीआई ने सफाई दी है। क्या सफाई दी है? तो ये चार्ज केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही लगेगा। ये नियम एक दूसरे को पैसा भेजने या आम खरीदारी के दौरान पेमेंट करने पर लागू नहीं होगा। जिस तरह कार्ड से पेमेंट करने पर मर्चेंट के बीच चार्ज कटता है, उसी तरह यूपीआई सिस्टम में भी ये चार्ज कटेगा। सीधे तौर पर आम लोगों पर ये चार्ज का कोई असर नहीं पड़ेगा, उनको चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। कह रहा है कि एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान या निपटन प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है, जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए द्वारा शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनपीसीआई का? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड सम्मानित किया गया है? किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा असम के, ठीक है। असम के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियनशिप से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? तो कह रहा है कि छात्र कल्याण मिशन, जिसे तपोवन के नाम से जाना जाता है, चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड जो है 2023 जीता है।
कह रहा है कि उस एनजीओ का नाम क्या है, तो छात्र कल्याण मिशन, जिसे तपोवन के नाम से जाना जाता है, उसी ने चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड जीता है। ये कहाँ का है, तो असम राज्य का है। यह विशेष रूप से ज़रूरत वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑटिज्म से जो पीड़ित होते हैं, उनको समर्थन करने के लिए, ठीक है, ये स्टेप उठाया गया है। ठीक है, पुरस्कार जो है, पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसको 75,000 रुपये का नगद राशि भी दिया जाएगा। किसको, तपोवन को। ठीक है, यह पुरस्कार उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर द्वारा तपोवन के संस्थापक कुमुद कलिता को प्रदान किया गया। ठीक है, यानी जो उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर द्वारा तपोवन के जो संस्थापक हैं उनको, यानी तपोवन के संस्थापक कौन है, तो कुमुद कलिता को प्रदान किया गया है। किसके लिए, तो किसके लिए इसको दिया गया है, तो चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड इनको दिया गया है। ये क्या करते हैं, विशेष रूप से जो बच्चे हैं ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं उनको ये समर्थन करते हैं। स्पेशल नीड्स ऑटिज्म चिल्ड्रन की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हेल्प करने के लिए इनको दिया गया है ये प्रमाण पत्र और नगद पैसा। अब कह रहा है कि चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। तो कह रहा है कि इसे 2022 में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2022 बाय द दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, DCPCR। ये किसके लिए चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड दिया जाता है, यह शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, पोषण, खेल और कलात्मक अभिव्यक्ति में बच्चों के लिए काम करने वाले व्यक्ति और संस्थानों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, उसके लिए चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसे एक्सिस सिक्योरिटीज के नए MD और COE बनाया गया है। Who has been made the new MD and CEO of Axis Securities। तो हम जान रहे हैं कि ये जो हैं प्रणव हरिदासन को बनाया गया है। किनको बनाया गया है, प्रणव हरिदासन को एक्सिस सिक्योरिटीज़ के नए MD और COE बनाए गए हैं। ठीक है, ये पिक्चर में देख रहे हैं प्रणव हरिदासन हैं को अगले 3 वर्षों के लिए इनको एक्सिस सिक्योरिटीज़ का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए, तो 3 इयर्स के लिए इनको किया गया है। एक्सिस बैंक के MD जो अभी प्रेजेंट में हैं वो कौन है, तो एक्सिस बैंक के MD और COE अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो स्पेशली रूप से इसकी स्थापना की बात किया जाए तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। स्थापना के समय इस बैंक का नाम जो था UTI था। एक्सिस बैंक का स्थापना के समय नाम इसका क्या था, UTI था। राइट, अब कह रहा है कि UTI बैंक ने जुलाई 2007 में अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। कह रहा है कि जब 1993 में 1993 में एक्सिस बैंक की स्थापना हो रही थी उस समय इसका नाम UTI था। राइट, UTI था। कब, एक्सिस बैंक का शुरुआती दौर में इसका नाम क्या था, UTI था। ठीक है, लेकिन 2007 में UTI ने, जुलाई 2007 में UTI ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया, एक्सिस बैंक कर दिया गया। एक्सिस बैंक का जो कार्यालय है अहमदाबाद में है और केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। कह रहा है कि नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है। विच कंट्रीज एम्बेसीज हैज़ लॉन्च द स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी इन दिल्ली। तो हम जान रहे हैं कि इसकी बात अगर हम लोग करें तो
स्पेन के दूतावास ने, ठीक है, दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है। कहाँ के दूतावास? तो स्पेन का दूतावास। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लें थोड़ा सा। ये नई दिल्ली में स्थित स्पेन के दूतावास में स्पेन के इंस्टीट्यूटो सर्वेटिस और ला लीगा लीग ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया। इसका विमोचन जो है भारत में स्पेन के राजदूत, कह रहा है कि इसका विमोचन जो है किसने किया? तो भारत में स्पेन के जो राजदूत हैं उनका नाम है जोस मारिया रीडावो ने किया है। यह शब्दकोश क्या करेगा भाई? तो ये शब्दकोश सांस्कृतिक संबंधों को व्यापक बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है, अगर बात करें स्पेन की, बात थोड़ा सा करें तो स्पेन का जो अभी सम्राट हैं, हाँ, फेलिप सिक्स हैं। और प्रधानमंत्री की बात किया जाए, स्पेन का सम्राट कौन है? फेलिप सिक्स हैं। प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज हैं। और स्पेन की राजधानी का सबसे बड़ा नगर मद्रिद है। मद्रिद है, वहाँ का स्पेन की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग स्पेन को देखें कि स्पेन कहाँ पर है, तो ये यूरोप वाला एरिया है। यूरोप में ये स्पेन है आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की है? वह विच IITs रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट अल्टरेशन इन मिल्क। तो हम जान रहे हैं कि IIT मद्रास के स्टूडेंट ने क्या किया है कि दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए एक क्या किया है, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बनाया है। वो इस तरह का डिवाइस है कि मात्र 30 सेकंड में वो क्या करेगा कि कोई भी मिलावट होगा अगर दूध में तो वो बता देगा। ठीक है, इस पॉकेट डिवाइस के माध्यम से ये IIT संस्थान मद्रास जो है के शोधकर्ताओं ने त्रियामी यानी 3D कागज़ आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है। किस तरह का? तो पोर्टेबल है, ये 3D कागज़ आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर, ये कह रहा है कि 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। इस नई तकनीकी का उपयोग केवल दूध को ही मतलब मिलावट का पता लगाने में मदद नहीं करेगा। यह नई तकनीक का उपयोग पानी जैसे हुआ या ताज़ा रस जैसे जूस हुआ, मिल्क शेक हुआ, जैसे अन्य तरल पदार्थ जो हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो हैं पदार्थों का, उसको भी परीक्षण करने में, टेस्ट करने में ये मदद किया जा सकता है, करेगा। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये टिश्यू पेपर है। एक तरह से कह रहा है कि इस नई तकनीकी का उपयोग घर पर किया जा सकता है और मिलावट के परीक्षण के लिए केवल 1 मिलीलीटर, मात्र 1 मिलीलीटर तरल नमूने की आवश्यकता होती है। और डिवाइस ये इतना इम्पोर्टेंट है और इतना फ़ायदेमंद है कि डिवाइस डिटर्जेंट साबुन, ठीक है, साबुन में भी पता लगाने के लिए डिटर्जेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया, स्टार्च, नमक और सोडियम कार्बोनेट जैसे विभिन्न सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली मिलावटी एजेंटों का भी पता लगाया जा सकता है इस पेपर के माध्यम से। यानी डिवाइस डिटर्जेंट मतलब कोई साबुन में या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या यूरिया में, स्टार्च में, नमक में मिलावट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हो, जैसे विभिन्न रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंटों को पता ये आसानी पूर्वक लगा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि किस देश ने मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप की घोषणा की है? कह रहा है कि किस देश ने, ठीक है, किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये है तंजानिया। तंजानिया देश ने एक नया वायरस का पता लगाया है और वहाँ पर देखा जा रहा है कि मारबर्ग वायरस का पता लगाया है। ठीक है, अब कह रहा है कि मारबर्ग
जो है वायरस रोग क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मारबर्ग एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है और मृत्यु दर 88% तक होती है। इसमें जैसे रक्त स्रावासी बुखार आता है, ठीक है, और अभी तक कोई उपयुक्त दवा या टीका की खोज इसका नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, आलिया मीर का संबंध किस राज्य या यूटी से है जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर से आलिया मीर का संबंध जो है जम्मू एंड कश्मीर से है और ये वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, यही है आलिया मीर। ठीक है, ये वन जीव को संरक्षण करने में ये मदद करती हैं। अब कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षणवादी आलिया मीर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने, ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया गया है? आलिया मीर को। क्यों किया गया है? तो वन्य जीव को ये क्या करती हैं? संरक्षण देने का काम करती हैं। आलिया मीर जो हैं कश्मीर की पहला महिला भी हैं जो वाइल्ड लाइफ SOS संगठन के लिए काम करती हैं, यानी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम का हिस्सा है ये। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आलिया मीर की वन्य जीव बचाव में हेल्पलाइन, जिससे उन्होंने 2021 में शुरू किया था, सांपों अन्य जंगली जानवरों को बचाने या जम्मू कश्मीर वन जीव को संरक्षण विभाग के साथ मिलकर ये काम करती है। यानी ये आलिया मीर वन जीव को भी बचाव का काम करती है। हेल्पलाइन जिन्हें 2021 में शुरू किया गया है, सरकार के साथ ये मिलकर काम करती है। सांपों को बचाने के लिए, अन्य जंगली जीवों जानवरों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर के वन्य जीव संरक्षण विभाग के साथ मिलकर ये काम करती है। यहाँ पर है SOS वाइल्ड लाइफ SOS के बारे में जानकारी लें तो यह भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। संगठन का उद्देश्य है कि जो संकटग्रस्त हैं, यानी कहने का मतलब इंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, वन जीवों को बचाने और उनके पुनर्वास के साथ साथ भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने पर क्या करती है, उसके बारे में ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं कि मनमीत कोलन किस देश में पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? तो वो अमेरिका का बनी है। मनमीत कोलन जो है किस देश में पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? तो वो कहाँ के बनी है? अमेरिका की बनी है। ठीक है, यही है आपका मनमीत कोलन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भारतीय मूल की ये सिख महिला लेफ्टिनेंट है मनमीत कोलन, अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख बन गई हैं। वह एशियाई मूल की विभाग की पहली सेकंड इन कमांड हैं। ठीक है, सेकंड इन कमांड हैं। कह रहा है कि कनेक्टिकट के बारे में अगर बात करें तो कनेक्टिकट संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जो दक्षिण न्यू इंग्लैंड में स्थित है। अभी तक अगर देखा जाए अमेरिका में कितने राज्य हैं तो 25 स्टेट्स हैं। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो कनेक्टिकट का तो हार्टफोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं कि हाल ही में इनोसेंट वरीद थकेथला का निधन हो गया। थेकेथला का निधन हो गया। कौन है थेकेथला? तो हाल ही में इनोसेंट वरीद, ठीक है, थेकेथला का निधन हो गया। वो कौन थे? तो ये जो थेकेथला थे वो आपका ये मलयालम अभिनेता भी थे और पूर्व लोकसभा सांसद भी थे। तो आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। ये दोनों थे। कौन है? इनोसेंट वरीद थेकेथला
जो मलयालम एक अभिनेता भी थे और पूर्व लोकसभा सांसद भी थे। इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, जैसा यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि इनका सबसे बड़ी उपलब्धि ये है थेकेथाला का कि 500 से अधिक फिल्मों में काम करने का इनको श्रेय प्राप्त है। थेकेथाला को हास्य अभिनेता के रूप में जाना जाता था इनको। और इनोसेंट यानी 2014 से 19 तक लोकसभा के सदस्य भी थे ये। और 1972 में इनोसेंट ने फिल्म नृत्यशाला से फिल्म इंडस्ट्रीज में कदम रखा था। यानी जीवन का इनका 1972 में जो फिल्म में ये आए थे तो वो नृत्यशाला फिल्म से ये एंट्री की थी फिल्म इंडस्ट्रीज में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है? किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए, विच बैंक अनाउंस्ड डोनेशन ऑफ ₹48 लाख फॉर ट्री प्लांटेशन? तो एसबीआई ने क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है कि मैं प्लांटेशन के लिए 48 लाख रुपया डोनेट करूंगा। अपने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के कंपनियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझती है और समाज के लिए भी कुछ हटकर काम करती है जो समाज को उससे फ़ायदा मिले। तो उसी तरह से एसबीआई ने भी अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनजीओ द इको फाउंडेशन कह रहा है कि एसबीआई ने एनजीओ द इको फाउंडेशन के साथ क्या किया है, ये साझेदारी की है। ठीक है, क्या करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए। कहाँ पर लगाएगी ये प्लांटेशन? तो बेंगलुरु में गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में 32,000 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए ये 48 लाख रुपया डोनेशन के रूप में दिया है। ठीक है, वृक्षारोपण परियोजना मियावाकी तकनीकी का उपयोग करके। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कह रहा है कि वृक्षारोपण परियोजना जो प्लांटेशन प्रोजेक्ट चलेगा वो किस तकनीक के माध्यम से चलेगा? तो मियावाकी। ठीक है, मियावाकी तकनीक का उपयोग करके क्या किया जाएगा, प्लांटेशन किया जाएगा। ये जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी, ये कहाँ के हैं भाई? तो ये जापानी वनस्पति शास्त्री हैं, इनका नाम है अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित इस तकनीक में घने देसी जंगलों का निर्माण शामिल है जो 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और सामान्य से 30 गुना घने होते हैं। उसी तकनीक का उपयोग करके ये एसबीआई जो है वृक्षारोपण बेंगलुरु में करवाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था और इसमें और कुछ ये है, देख लेते हैं। कह रहा है कि पौधे जो हैं 2 से 3 वर्षों के भीतर आत्मनिर्भर हो जाते हैं। इस तकनीकी से अगर हम पौधा लगाएं, ठीक है, मियावाकी तकनीकी का उपयोग करें तो 2 से 3 वर्षों के भीतर जो पौधे होंगे मतलब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और जल्दी से वो ग्रो कर जाते हैं। और उतना ही नहीं, इसकी सबसे बड़ी खासियत है मियावाकी का कि जंगल कम तापमान में मदद करते हैं। जंगल जो है कम तापमान को कम करने में मदद करते हैं, मिट्टी के जो गुणवत्ता है क्वालिटी में सुधार करने में मदद मिलता है, स्थानीय वन्यजीवों को समर्थन करने में मदद होता है, स्पिरिचुअल लोकल वाइल्ड्स को भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।